हाँ, तो वर्टिब्रेट होता है, वर्टिब्रेट वो होता है इसका बैकबोन होता है और स्पाइनल कोलम होता है, ठीक है। और ये अर्थ के ऊपर सबसे एडवांस हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक। उसके हमारा आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन जो होता है हमारा कौन सा, कोल्ड होता है, ठीक। लिव्ड ऑन लैंड एंड वाटर, ये लैंड पे भी रह सकता है और वाटर पे भी रह सकता है, ठीक है। ब्रीथ विथ लंग्स और गिल्स, इसका लंग्स भी होता है, गिल्स भी होता है, क्योंकि ये लैंड पे भी रहना है इसको, प्लस वाटर में भी रहना है, तो अपना लंग्स का भी यूज कर सकता है ये, और अपना गिल्स का भी यूज कर सकता है, ठीक है। इनका जो स्किन होता है बहुत स्मूथ होता है, बहुत मॉइस्ट स्किन होता है इन लोग का, ठीक है। इनका 4 लेग होता है, ठीक है। समटाइम कभी कभी लेग होता भी नहीं है, ठीक। ये लोग अंडा देता है, मेन फीचर इसका है कि लोग अंडा देता है, एक मतलब रिप्रोडक्शन जो होता है इन लोग का एक के थ्रू होता है। तो रेपिटाइल्स कौन होता है, मेरा कोल्ड ब्लडेड होता है, रेपिटाइल्स मेरा कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक। उसका इन लोग का स्कल्स भी होता है, ठीक है। उसका ड्राई स्किन होता है इन लोग का, ठीक है। रेपिटाइल्स का सूखा हुआ। यूजुअली ले एग्स, जनरली लोग अंडा देता है। ईयर होल्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स, इसका क्या होता है, ईयर नहीं होता, ईयर होल्स होता है, ठीक है। इनका पाँव हो भी सकता है, नहीं भी। देन फिर हमारा अगला ऑर्गेनिज्म जो आता है वो मैमल्स। मैमल्स जो होता है वार्म ब्लडेड होता है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है। वार्म मैमल जो मेरा वार्म ब्लडेड है, तो जो मैमल्स है मेरा वार्म ब्लडेड है, एक बार आ चुका है क्वेश्चन। तो हैव हेयर और फर, इनका क्या होता है, हेयर होता है, फर भी होता है ना। क्या हुआ, हम लोग मैमल्स ही आते हैं ना। हाँ, हम लोग मैमल्स ही आते हैं। उसका फीचर ये होता है कि मैमल जो होते हैं वो डायरेक्टली चाइल्ड को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो अंडा नहीं देते, ठीक है। तो मैमल जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक। हैव हेयर और फर, हेयर और फर होता है उनका, बिकॉज जो हीट हुआ, चाहे ठंडी हुआ चाहे कोल्ड हुआ, उनसे उनको प्रोटेक्शन मिल सके, क्लियर है। गिव बर्थ टू यंग वंस, डायरेक्टली बर्थ देते हैं, ठीक। ब्रीथ विथ लंग्स, लंग्स का यूज करके लोग ब्रीथिंग करते हैं हम लोग जैसे। मैमल्स लिव लैंड विथ 4 लेग, क्या होता है कि मैमल्स जो धरती के ऊपर रहते हैं वो 2 लेग भी वाले भी हो सकते हैं और 4 लेग वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ईयर्स दैट स्टिक आउट, ईयर्स इनका बाहर की तरफ खुला होता है। अब आ जाए वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में हमने देखा क्या था कि वर्टिब्रेट में वो होता है जिसका कि बैकबोन्स होता है, स्पाइनल कोलम होता है। तो इनवर्टिब्रेट क्या हो गया उसका अपोजिट, कि इनवर्टिब्रेट डू नॉट हैव बैकबोन। मोर देन 98% एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर इनवर्टिब्रेट। 98% जो वर्ल्ड का जो एनिमल्स है ना, उनके पास बोन्स नहीं होता है, क्लियर है। नहीं सॉरी, बैकबोन्स नहीं होता है उनके पास, क्लियर है। Invertebrates do not have backbones. More than 98% animals species in the world are invertebrate. उसका मेरा एक दूसरा और मतलब आता है, एनिलाइट्स हैव बॉडीज दैट आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। जैसे आपका कॉकरोच हो गया ना, उनका बॉडी, अर्थवर्म हो गया, कॉकरोच, उसका बॉडी क्या होता है देखते हो कि आपका सेगमेंट टाइप का बना होता है, ठीक है। इस टाइप का रहता है बॉडी, यहाँ पर डिवाइडेड होता है, इस टाइप से सेगमेंट बना होता है, ठीक है। स्नेक में भी हम लोग को देखने को मिलता है इस टाइप का चीज। तो एनिलाइट्स हैव बॉडी दैट आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, वेल डेवलप्ड इंटरनल ऑर्गन, उनका ऑर्गन बहुत अच्छे डेवलप्ड होता है। और ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सब जगह पाया जाता है, ठीक है। उनका कोई लिम्स नहीं होता है। एग्जाम्पल अर्थवर्म हो गया हमारा, लीचेस हो गया, राउंड वर्म्स हो गया, ठीक है। पूरा सर्किल में ऐसे गोल गोल टाइप का डिवाइडेड होता है वो लोग। हमारा एक अगला मतलब ये एनिमल का प्राणी है, माइक्रो मतलब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है। हाँ, जो मैरीन एनिमल दैट लिव इन द ओशियन, ठीक है। इकिनोडर्म्स क्या होता है मेरा, मैराइन एनिमल्स होता है जो कि समुद्र में रहता है मेरा, ठीक है। अब आते हैं ये प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर सिंपल सिंगल सेल एनिमल स्मॉलेस्ट टू ऑल एनिमल्स। पूरे एनिमल्स के अंदर जो सबसे छोटा एनिमल होता है मेरा होता है प्रोटो, क्लियर। या सिंगल सेल होता है, सिंपल से बात है, सबसे छोटा है तो सिंगल सेल ही। अब ऑर्थोपोडा क्या होता है, ऑर्थोपोड्स हैव लिम्स विद जॉइंट दैट अलाउ देम टू मूव। ऑर्थोपोड्स क्या होता है, उनका लिम्स होता है जो मतलब उनका जो ये लिम्स हो गया ना, वो जॉइंट्स के साथ उनका जॉइंट्स होता है लिम्स के अंदर, इजीली वो लोग मूव कर सके, ठीक है। जैसे हमारा घुटना हो गया उस टाइप से समथिंग। इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी इंडिया रैंक 10th इन द वर्ल्ड, 11% ऑफ द वर्ल्ड। मतलब प्लांट डाइवर्सिटी में क्या इंडिया में क्या बोला, वर्ल्ड का टोटल जो प्लांट्स है वो उसमें टोटल 10% इंडिया में मिलता है हमारा, ठीक है। हमने क्या देखा था कि जनरली क्या होता है, प्लांट जो होता है वो क्या करता है, खुद फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है, मतलब क्या प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। अब वो जो फोटोसिंथेसिस करता है, हमारा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है हमारा, वो कहाँ से करता है फोटोसिंथेसिस, वो करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और पर्टिकुलरली देखा जाए तो स्टोमाटा, ठीक है। वैसे तो क्लोरोफिल होता है, लेकिन और इंटरनल में जाके देखा जाए तो स्टोमाटा, क्लियर है, लीफ के अंदर होता है समथिंग। तो लेकिन क्या होता है, फंजाई और जो बैक्टीरिया होता है उनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लियर। दे लैक इन क्लोरोफिल। लीचेन, लीचेन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस विच लिव इन द म्यूचुअल बेनिफिट। अब हमने क्या देखा, फंजाई जो होता है उनके पास क्लोरोफिल होता नहीं है, ठीक। तो क्लोरोफिल नहीं होता, इसका मतलब क्या, वो लोग फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। अब वो लोग अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो सिंपल सा बात है, उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने फूड के लिए।
ठीक, तो वो लोग क्या होता है, फंजाई म्यूचुअल रिलेशनशिप में होता है किसके साथ, एल्गी के साथ। ठीक है, इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचेस। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो फंजाई है यहाँ पे एल्गी के पास रहता है, एल्गी दादा को आवाज नहीं आ रही है, उन्होंने मैसेज किया है। एक सेकंड। तो जैसा हमने क्या बताया कि फंजाई और बैक्टीरिया जो होता है उसका खुद के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक, अब क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब क्या, वो लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो भैया खाएगा क्या वो। ठीक है, सिंपल सा बात है, उसको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने खाने के लिए। ठीक, तो क्या होता है, फंजाई जो होता है वो एल्गी के साथ एक रिलेशनशिप में होता है, दोनों मिलकर लीचेन कहलाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एल्गी जो है फंजाई को एक टाइप से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाने को देता है। ठीक है, उसका में आता है बैरोफाइट्स। तो बैरोफाइट्स क्या होता है, एक तरह का मेरा प्लांट होता है जिसका खुद का कोई रूट नहीं होता है। ठीक है, तो प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्मॉल स्टीम एंड सिंपल लीव्स, बट ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। क्लियर है, उसका मेरा क्या होता है, सीड्स जो होता है मेरा दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है क्या मेरा जिम्नोस्पर्म, और जिसको कहते हैं वो नेकेड सीड प्लांट, उसका जो सीड होता है ओपन होता है। ठीक है, मतलब उसका कवर नहीं होता है मेरा। ठीक है, और एक मेरा होता है एंजियोस्पर्म, जिसका कि सीड जो होता है कवर होता है। जैसे आम का ले लिया जाए तो एंजियोस्पर्म का सीड उसका कवर है। ठीक है, और चना ऐसे ले लिया जाए तो वो नेकेड सीड है आपका। क्लियर है, तो आपका क्या हो गया, आपका वो जिम्नोस्पर्म हो गया। क्लियर है, खाली नाम याद रखना, क्या एंजियो मतलब क्या हो गया, एंजियोस्पर्म मतलब क्लोज्ड सीड हो गया। ठीक है, जैसे हिंदी क्या होता है, बिहारी बोलते हैं ना कि अंगा पहना है कि नहीं, उससे अंगा अंगा, तो ऐसे याद रखना अंगा पहना हुआ है मतलब क्या, क्लोज सीड है। क्लियर है, उसका क्या है कि मैं वेस्ट हिमालय है लो रेनफॉल, हमने ज्योग्राफी के अंदर क्या देखा था कि जो मेरा ईस्टर्न हिमालय होता है उसके कंपेयर में वेस्टर्न हिमालय में कम रेनफॉल होता है। ठीक है, यहाँ तक कि वेस्टर्न हिमालय का जो एरिया है उसको कुछ कुछ एरिया को हम लोग कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है मेरा। ईस्टर्न हिमालय में बहुत ज्यादा बारिश होता है मेरा। ठीक, तो वेस्टर्न हिमालय और लो रेनफॉल, तो सिंपल सा बात है, अगर लो रेनफॉल है तो वहाँ पे डाइवर्सिटी भी कम ही होगा आपका। ठीक है, वहां पे क्या होता है, वेस्टर्न हिमालय में लो रेनफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल होता है। ठीक है, टेम्परेट कंडीशन है मेरा, तो जो टेम्परेट जोन में पड़ता है मेरा। ठीक है, टॉपिक ऑफ क्या कैंसर के बहुत ऊपर पड़ता है वो हमारा, तो एक टाइप से जो हिमालयन रीजन है वो मेरा कहाँ पे पड़ रहा है, मेरा टेम्परेट कंडीशन में। ठीक, तो वेयर इज ईस्ट, लेकिन ईस्टर्न हिमालय जो है मेरा क्या है कि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, स्नोफॉल। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि जो मेरा क्या कहते हैं, ईस्टर्न साइड में जो हिमालय है वो था ऊंचा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न के, तो क्या होता है ऊंचाई पे जो आपका पीक होता है उसके आसपास स्नो लाइन जमता है वहां पे ईस्टर्न साइड में, वेयर एज एट लो एल्टीट्यूड कंडीशन आर सिमिलर इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अब मैं ईस्टर्न साइड का जो हिमालय है वहां पे क्या है कि टॉप में तो आपका स्नो जमता है, लेकिन जो उसका ग्राउंड का एरिया है ना, वो ग्राउंड के एरिया के आसपास क्या होता है कि वो एक टाइप से रेन फॉरेस्ट का टाइप का एक कंडीशन होता है, क्योंकि बारिश वहाँ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मतलब क्या, ईस्टर्न हिमालय का जो मेरा साइड होता है वहाँ पे क्या होता है, मेरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर मेरा माउंटेन फॉरेस्ट तक सभी डाइवर्सिटी वहां देखने को मिलता है। क्लियर है भैया? हाँ, अब एक एक्ट आता है मेरा क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, इसको हम लोग डिटेल में और अच्छे से देखेंगे बाद में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मेरा क्या 6 शेड्यूल है, मैंने बताया था ऑलरेडी कि ठीक 6 शेड्यूल क्या 1 से 4 तक मैंने बताया था, 1 2 3 4 5 6 शेड्यूल है मेरा। ठीक, तो सबको क्या है कि कौन सा मतलब प्लांट को कौन सा एनिमल को मेरे को प्रोटेक्ट करना है उसके हिसाब से उसको अरेंज किया गया, लिस्ट के अंदर डाला गया, शेड्यूल के अंदर डाला गया है। तो शेड्यूल 1 से 4 के अंदर जो एनिमल्स या प्लांट्स है उसको मतलब जो मतलब वाइल्ड लाइफ है जो मेरा उसको मारना बैन है। ठीक है, प्रोहिबिटेड है। अब आप 5 और 6 के अंदर जो है उसको मारने के लिए आपको परमिशन है तो उसको आप मार सकते हो। ठीक है, जैसे सुअर हो गया आपका, नीलगाय हो गया आपका, ठीक, बंदर हो गया, ये सब हो गया आपका। तो शेड्यूल 1 में कौन कौन सा एनिमल है आपका देख लो, लिस्ट दिया है हमारा, जिसका शिकार करना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, वरना फिर आपको पता नहीं होगा तो आप भी सलमान खान जैसा चाहोगे शिकार करने तो जेल पहुंच जाओगे फिर। इसलिए सीरियल 1 में कौन कौन सा है, लायन टेल मकाओ है मेरा। ठीक है, राइनासोरस है, इसका शिकार करने पे जेल जाओगे फिर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है मेरा। ठीक, निकोबार ये रहा, ब्लैक बक है मेरा। ठीक है, ब्लैक बक को मारने पे ना हो गया था सलमान खान जेल, ब्लैक बक को। सीरियल 2 में कौन सा है मेरा, ये मैकाओ है मेरा, बंगाल प्रोकोन है, किंग कोबरा है मेरा, फ्लाइंग स्क्वायरल है मेरा। ठीक है, एनिमल लिस्टेड इन 5 शेड्यूल 5 आर कॉल्ड वर्मिन। ठीक है, मैंने क्या होता है 1 से 4 तक तो हमारा प्रोहिबिटेड है, लेकिन 5वें शेड्यूल के अंदर जो एनिमल्स है वो मेरा क्या है, वर्मिन है। ठीक है, वर्मिन का मतलब क्या है, उसको हम लोग मार सकते हैं विद द परमिशन। ठीक, विच कैन बी हंटेड, जैसे चूहा हो गया, माइस हो गया, ठीक है, रैट हो गया मेरा, कॉमन क्रा हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया मेरा। ये रैट जो होता है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू माइस की साइज, मतलब दोनों में से एक बड़ा होता है साइज में, बट डिफरेंस यही होता है। क्या हो भैया? ठीक है चलो, नहीं नहीं, अब देखते क्या हमने क्या देखा था कि मेरा जो प्रोटेक्शन के हिसाब से या फिर जो वनरेबिलिटी के हिसाब से मैंने क्या देखा था कि मेरा जो क्राइटेरिया स्टार्टर क्या होता है, वनरेबल। ठीक है, फिर उससे ज्यादा जो डेंजर है मेरा कौन सा है, मतलब उससे ज्यादा जो हमारा खतरे में कौन है, हमारा इंडेंजर्ड। इंडेंजर से ज्यादा खतरे में होगा वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है,
और लास्ट में एक्सटेंट। अब देखते क्या वनरेबल के अंदर कौन कौन से जानवर है जो वनरेबल है मेरा। चीता हो गया वनरेबल है, ये थोड़ा लिस्ट याद करना पड़ेगा, बिकॉज आ जाता है। चीता हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया मेरा, फिर ये सीका हो गया मेरा, फिर एंटेलोप हो गया, इंडियन गौर हो गया, राइनो हो गया, स्लॉथ हो गया मेरा, ठीक है, स्वैम्प डियर हो गया मेरा। ये मणिपुर में स्पेशली हमारा वो है ना, क्या के से नाम है, किमाज लेम्बो कुछ वेटलैंड वहां मिलते हैं मेरे को। लेदर ब्लैक टर्टल हो गया मेरा, ऑलिव रेडली टर्टल हो गया मेरा, ठीक है। ब्लैक नेक क्रेन हो गया, सांबर डियर हो गया मेरा। ये इंडेंजर्ड में कौन कौन सा है, ब्राउन एटली डियर है, फिशिंग कैट है, गंगा रिवर डॉल्फिन हो गया, गोल्डन लंगूर हो गया इंडेंजर्ड, ठीक, गिबन हो गया मेरा, रेड पांडा हो गया, ठीक है, मकाओ हो गया, हिमालयन मस्क डियर हो गया, नीलगिरी थार हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, ये सब। क्रिटिकल इंडेंजर में कौन है जो सबसे ज्यादा खतरे में है, आपका ब्राउन बियर हो गया, पिग्मी हॉग हो गया आपका, ठीक है, घड़ियाल हो गया आपका, ठीक। अब इंडिया का जो गंगा रिवन डॉल्फिन हो गया, इंडिया का एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। दे आर ओनली 5 लेग लिंग मैमल्स। स्पेशली मैंने क्या बताया था, मैमल्स क्या होता है कि जनरली वो लोग डायरेक्टली चाइल्ड को मतलब बर्थ करते हैं, ठीक। लेकिन दुनिया में से 5 ही ऐसा मैमल्स का स्पीसीज है जो कि अंडा देता है। क्लियर है। और सबके सब जो है ऑस्ट्रेलिया और प्यूपा न्यू गिनिया के मिलता है, आसपास मिलता है, ठीक है। मतलब ऑल ओवर जो हमारा जनरली क्या होता है कि लगभग सभी के सभी मैमल्स जो होते हैं डायरेक्टली चाइल्ड को बर्थ देते हैं, लेकिन दुनिया में से 5 ही हमारा ऐसा मैमल्स है, ठीक है, जो कि अंडा देता है। वो पांचों के पांचों ऑस्ट्रेलिया के आसपास पाए जाते हैं, ठीक। अब ये इन्फॉर्मेशन मेरा क्या, रूट स्टोर मच स्टार्च देन द ट्रंक। रूट में जितना स्टार्च होता है, मतलब जितना खाना प्लांट है रूट में स्टोर करता है ना, तो प्लांट प्लांट जो है जितना खाना ट्रंक में स्टोर करता है उससे कंपेयर में ज्यादा खाना रूट में स्टोर करता है। रूट के अंदर ज्यादा खाना स्टोर करता है वो। एक क्या पगमार्क सेंसस टेक्निक। अब क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम लोग जैसे न्यूज में देखते हैं कि टाइगर सेंसस हुआ, ठीक है, इतना टाइगर का पॉपुलेशन है, तो अब क्वेश्चन ये होता है ना कि अगर टाइगर का सेंसस, टाइगर का पॉपुलेशन गिन रहा है, तो ह्यूमन जैसा तो है नहीं भैया कि टाइगर के पास जाके पूछे भैया बता आपकी फैमिली में कितना लोग हैं। तो कौन सा मेथड होगा, उसके पास जाके तो हम पूछ नहीं सकते हैं या फिर जाके गिन नहीं सकते हैं। तो कौन सा मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं टाइगर के पॉपुलेशन को गिनने के लिए, तो उस मेथड का नाम है पगमार्क सेंसस टेक्निक। मतलब क्या हम लोग हर टाइगर जो होता है उसका सिर्फ पग मार्क का जो निशान होता है कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है, तो उसका उसको हम लोग एनालाइज करके फिर पता लगाते हैं हाँ ये रहा वो रहा। तो उसको फिर कैलकुलेट करके हम लोग मतलब डिसाइड करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं कि भैया टोटल टाइगर का पॉपुलेशन कितना है। epiphytes plant growing on the host plant but not nutrited by the host plant। अब देखो मेनली क्या होता है, ऐसे मान लो बहुत सारा आपने क्या देखा है ना कि एक ट्री है, ठीक ना, एक ट्री है, लेकिन क्या उसके साइड से क्या देखा है, उसी ट्री के ऊपर दूसरा ट्री भी कहीं ना कहीं ग्रो करना ही लगा है, ठीक है, क्लियर है। ऐसा हमने देखा है नॉर्मली। तो उसमें होता क्या है कि जो मेन ट्री होता है ना, वो दूसरा ट्री को जो सब्सिडी ट्री उसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट हो गया हमारा, उसको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उस टाइप का ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, इपिथाइटिस। अब ओनली रेड एंड ब्लू कलर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल या फिर जो मतलब सपोर्टिव लाइट होता है वो मेरा होता है रेड और ब्लू लाइट। इसीलिए जो हाइड्रोफोबिन्स मेरा फार्म होता है, जहाँ पे सॉइल लेस फार्मिंग होता है आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर, वहां आप लोग रेड और ब्लू लाइट का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। अब मैंने जब बताया था, मैंने क्या देखा था, इन्वेसिव स्पेसिस कौन सा होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका रहा एक टेरिटरी है, ठीक है ना, मान लो इंडिया है, ठीक। तो अब क्या होता है इंडिया के अंदर सिंपल सा बात है, जब मान लो दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है शिप के थ्रू स्पेशली, तो शिप क्या होता है कि जब शिप वहां पे लोड होता है तो क्या होता है साथ में खुद को अपना वेट को मेजर करने के लिए, फ्लोट करने के लिए, और क्या करता है कि वहां पे जो पानी होता है अपना टेरिटरी से वो लोग शिप में लेता है, ठीक, और यहाँ आकर रिलीज करता है। तो क्या होता है इस प्रोसेस से क्या होता है कि सिंपल सा बात है कि वहां का जो स्पेसिस है कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो उसे उस टाइप के स्पेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन स्पेसिस, ठीक है। अब नेचुरल सा बात है कि वहां जहां का वो स्पेसिस है उस कंडीशन में तो उसका भाई कॉम्पिटिटर होगा उसका, ठीक है, जिससे कि उसका पॉपुलेशन फूड चेन का पार्ट होगा। बट इंडिया में जब आएगा वो स्पेसिस, तो इंडिया में क्या ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं, या फिर वो इंडिया के लिए एक टाइप से एलियन है पूरा का पूरा। तो होगा क्या, जब इंडिया में वो आएगा तो क्या होगा कि इंडिया के अंदर जो वो कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो स्पेसिस है प्लांट्स का, उसको रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं एक टाइप से, और उसको कोई प्रिडिक्टर भी है नहीं, जो खाने वाला भी नहीं एक टाइप से इंडिया के अंदर उतना। तो इसलिए उसका पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ेगा। तो कौन कौन सा ऐसा स्पेसीज है मेरा, इन्वेसिव एलियन स्पेसीज इन इंडिया, इंसेक्ट है हमारा, ठीक है, क्रेजी एंट, जायंट अफ्रीकन स्नेल, मैना, मैना भी हमारा एलियन स्पेसीज ही है, गोल्डन फिश हो गया मेरा, पीजन हो गया, डोंकी हो गया मेरा, ठीक है, हाउस गीको जो छिपकली है वो, टेलिपिया हो गया मछली है, निरिल बुश हो गया मेरा, ठीक है। प्लांट भी हो सकता है एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये मेरा।
टोडी पाल्म हो गया मेरा, वाटर हैबिटेट हो गया मेरा, इसको बंगाल टेरर भी कहते हैं हम लोग। तो टच मी नॉट प्लांट, वो भी इंडियन नहीं है, वो भी बाहर से आया मेरा, ठीक है। तो पिजन भी बाहर से आया मेरा, ठीक है। गोल्डन फिश भी, मैना भी बाहर से, डोंकी भी बाहर से, छिपकली भी बाहर से, टच मी नॉट प्लांट भी बाहर से, छुई मुई का, ठीक। अब देखो ये मेरा सी कॉ हो गया, डंगडंग इसको कहते हैं हम लोग। वो कहाँ पे मिलता है मेरा, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ में मिलता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलता है, ठीक है। Tree have inner bark and outer bark. Inner layer or bark is made up of living cell and the outer are made up of dead cell. Scientific name is phloem. तो मैंने क्या बताया, देखो ट्री का मैंने क्या बताया था कि एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है, जाइलम आपका काम करता है ग्राफर्स वाला, क्या कि सब खाने का मटेरियल क्या हुआ पत्तों के पास पहुंचा देता है वो, ठीक है। और फिर फ्लोएम का काम करता है, फ्लोएम काम करता है जोमेटो वाला, मतलब क्या, खाना लेकर पूरा पार्ट में पहुंचाने का काम, क्लियर है। तो होता क्या है, जैसे मान लो ट्री का ट्रंक है, ठीक। तो क्या होता है, जो अंदर साइड का जो आपका लेयर होता है, बार्क होता है, वो क्या होता है, लिविंग सेल का बना होता है, ग्रीन ग्रीन होता है टाइप से, ठीक। लेकिन जो बाहर का जो ब्राउन कलर का होता है, वो क्या होता है, डेड सेल से बना होता है मेरा, ठीक है, क्लियर है। इनर सेल वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिविंग है अभी भी, वो खाना पहुंचाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्लैंकटन क्या होता है, ज्योग्राफी के हमने क्या अंदर क्या देखा था, प्लैंकटन जो होता है एक टाइप से, अब मेरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि वाटर सरफेस के वो फ्लो करता है, ठीक। जहाँ पे अच्छा ज्यादा फ्लोएम होगा वहाँ पे आपका अच्छा फिशिंग होगा, ठीक है, क्योंकि एक तरह से फूड प्रोवाइड करवाता है हमारा। तो प्लैंकटन रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच फ्लोट इन द सरफेस वाटर ऑफ द रिवर, लेक एंड ओशियन, इंक्लूड बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक एल्गी एंड प्रोटोजोआस। प्लांट भी होता है ये प्लैंकटन जो होता है, प्लांट भी हो सकता है आपका, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी हो सकता है। ये क्या होता है, सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, ठीक है। फ्लो करता है तो क्या होता है, नेचुरल से बात है, जहाँ पे फूड, ये क्या फूड चेन का पार्ट है, मतलब प्राइमरी फूड चेन का पार्ट एक टाइप से। सबसे बेसिक स्टार्ट यहीं से होता है ओशन के अंदर मेरा। तो मेनली क्या ये, तो ये जहाँ पे होगा तो नेचुरल से बात है, खाना जहाँ पे होगा बाकी लोग भी वहीं पे होगा। तो जहाँ पे हाईएस्ट मतलब ज्यादा प्लैंकटन होगा वहीं पे फिशिंग इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा फलेगा। ऑल प्लैंकटन्स हैव क्लोरोफिल। तो ऑल प्लैंकटन जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। फाइटोप्लैंकटन मतलब मैंने क्या बताया, प्लैंकटन जो होता है मेरा वो दो टाइप का होता है, एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो जो प्लांट मेरा प्लैंकटन होगा, फाइटोप्लैंकटन, फाइटो मतलब होता है प्लांट, ठीक। तो फाइटोप्लैंकटन जो होगा, प्लांट वाला जो प्लैंकटन होगा, उस सब में हमारा क्लोरोफिल होगा, उसे अपना खाना खुद से बनाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने क्या बताया था कि जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बट डिमिनिश शार्पली आफ्टर पॉइंट रीच। मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, टेम्परेचर के साथ फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन एक टाइम पहुंचने के बाद क्या होगा कि वो रेट ऑफ इंक्रीज कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाएगा मेरा। फिर सी ग्रास, ओनली ग्रुप ऑफ हायर प्लांट अडेप्टेड बाय लाइफ इन द सॉल्ट वाटर। मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, सॉल्टी वाटर से क्या होता है कि प्लांट उतना न्यूट्रिशन या फिर गैदर नहीं कर सकता, लेकिन क्या होता है, सी ग्रास जो होता है, सी सरफेस के अंदर जो ग्रास होता है मेरा, वो अकेला है, मतलब ओनली ग्रुप ऑफ हायर प्लांट है जो कि सी सॉल्ट वाटर के अंदर अडॉप्ट कर लिया खुद का लाइफ स्टाइल में रहने के लिए। सी ग्रासेज आर मैरीन फ्लावरिंग प्लांट। सी ग्रासेज जो होता है वो मैरीन के अंदर फ्लावरिंग प्लांट भी होता है। ग्रोज इन सैलो कोस्टल वाटर विथ सैंडी और मडी बॉटम्स, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, लगून ऑफ लक्षद्वीप, यहाँ पे हम लोग को मिलता है सी ग्रासेस। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, आपको यहाँ तक कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है एज अ मतलब बहुत न्यूट्रिशियस होता है, यहाँ तक कि जो खाने फूड इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये आपका। अब क्या होता है, सीवीड भी हमारा वही एक टाइप से होता है कि समुद्र के अंदर जो आपका वो होता है पौधा वगैरह वो। तो रोटिंग सीवीड इज अ पोटेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एट हाई टॉक्सिक गैस। अब क्या होता है कि जो सड़ा मतलब जो सीवीड जो सड़ जाता है ना, वो क्या होता है एक तरह से बहुत ही टॉक्सिक गैस का काम मतलब एक तरह से रिलीज करता है वो। रूट स्टोर ये तो आ चुका है, हमने देखा ऊपर क्या, रूट स्टोर मोर स्टार्च एंड ट्रंक। रूट जो होता है ज्यादा खाना स्टोर करता है एज कम्पेयर टू ट्रंक के। ये भी रिपीट हो गया। हाँ, एपिथाइसिस क्या है, प्लांट ग्रोइंग ऑन द होस्ट प्लांट बट नॉट नोटिस्ड बाय द होस्ट प्लांट, ये देखा है मैंने ऊपर ऑलरेडी। अब देखिए क्या, एडॉप्टेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1970 वाज इनेक्टेड ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972। अब क्या है कि 1970 के अंदर गवर्नमेंट ने 1970 में हमारा नेशनल पॉलिसी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बनाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने बाद में फिर 1972 के अंदर एक्ट भी पास कर दिया, हमारा पॉलिसी बनाया। तो गवर्नमेंट को लगा इससे पॉलिसी से काम नहीं चलने वाला है, तो फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने 2 साल के बाद 1972 के अंदर उन्होंने वाइल्ड लाइफ एक्ट भी बना दिया, ठीक। अब देख लेते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो नेशनल पार्क क्या है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर में रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में नेशनल पार्क बनता है, ठीक। प्रोवाइड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एडिशन। अब क्या है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 प्रोवाइड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक ना, वो डिक्लेयर करता है नेशनल पार्क को।
इन एडिशन टू द डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ द नेशनल पार्क फॉर्म दैट वाज सेंचुरी इज नॉट स्पेयर इतना, ठीक। कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ नेशनल पार्क एनजीटी का वो सीन होता है ना परमिशन। नहीं, एनजीटी का नहीं होता है, वो दूसरा होता है, आगे हम लोग देखेंगे और डिटेल में देख लेंगे वहां पे, ठीक है। एनजीटी दूसरा होता है, यहाँ एनजीटी से कुछ लेना देना नहीं है इसका। एनजीटी 2010 में आया था, 2009 में एक्ट बना था, फिर 2010 में स्टार्ट हुआ था एनजीटी, ठीक है। हाँ, कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ द नेशनल पार्क फॉर्म फ्रॉम दैट ऑफ द सेंचुरी इज नॉट स्पेसिफाइड। अब देखो, लेकिन देखो हमने ये तो बोल दिया नेशनल पार्क जो हमारा बना इसके एक्ट के अंदर बना है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपना डिक्लेयर कर सकता है इस एरिया को नेशनल पार्क, ठीक है। ये रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। डिफरेंसेस क्या, हमने क्या देखा था कि नेशनल पार्क के अंदर जो आपका प्रोटेक्शन लेवल होता है बहुत हाई होता है, यहाँ तक कि उसके अंदर नेशनल पार्क के अंदर नॉर्मली जो होता है गैदरिंग वगैरह हुआ या फिर जो नॉर्मल लकड़ी चुनना वो भी अलाउ नहीं होता है। तो नेशनल पार्क एंजॉय ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देन सेंचुरीज, ठीक है। सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच आर रेगुलेटेड इन सेंचुरीज आर प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क, क्लियर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर स्पेसिस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिस पे फोकस किया जा सकता है, किया जाता है, जबकि नेशनल पार्क में क्या होता है कि सबके ऊपर फोकस किया जाता है, पूरा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आल्सो डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, दोनों, लेकिन विद द परमिशन ऑफ वो नेशनल का एक अलग बोर्ड होता है, वो आगे देख लेंगे हम लोग। अब देखो, चाहे वो नेशनल पार्क का बाउंड्री का बात हो, चाहे नेशनल आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बात हो, ठीक है। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द सेंचुरी नेशनल पार्क शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, क्लियर है। डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है डिक्लेयर, लेकिन अगर मान लो डिक्लेयर करने के बाद उसका बाउंड्री को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़े तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से, ठीक है, जिसका चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ देखें बोलेगा कि ये हमारा इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रेसिडेंट है या फिर जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर है। State government appoint an officer to inquire into and determine the existence, nature, and extent of rights of any person in or over the land comprised within the। देखो, स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि कोई भी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है कि भैया कि इस एरिया को जिसको हमने नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया है, वहां जो लोगों का मतलब राइट्स वगैरह बात है उसको लेके आप थोड़ा देखो, उनका सुनवाई सुनो, ठीक है, इस टाइप से चीज। Chief Wildlife Wardens shall be the authority who shall control, manage and maintain all protected area। जो हमारा क्या होता है, मान लो कि ये नेशनल पार्क है या प्रोटेक्टेड एरिया है मेरा, तो इसको देखेगा अल्टीमेटली कौन देखेगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहेगा, ये रहेगा मेरा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के ऊपर। कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, अब क्या होता है इसके अलावा क्या होता है, मेरा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा मेरा जो रिजर्व होता है प्रोटेक्टेड एरिया, उसको हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व कहते हैं। डिफरेंस ये होता है कि कम्युनिटी रिजर्व में क्या होता है, पूरा कम्युनिटी का मेंबर उसको प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहता है। तो ये जो होता है कि हमने क्या देखा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मेरा था, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हुआ वो किस एक्ट के अंदर आया है, हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्लियर है। जबकि मेरा ये कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व जो आया है मेरा, ये आया कहाँ पे, अमेंडमेंट टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 2003। मतलब स्टार्टिंग में जो एक्ट आया था उसके अंदर ये चीज नहीं था, लेकिन इस एक्ट को बाद में 2003 के अंदर अमेंड करके, 2003 में अमेंड करके ये प्रोविजन, ये दो नया टाइप का प्रोटेक्टेड एरिया का ऐड किया गया उसके अंदर, ठीक है। अब कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटीज डिक्लेयर एनी एरिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द कंजर्वेशन स्पेसीज, सॉरी रिजर्व, ठीक। अब मतलब क्या होता है, मान लो कि ये एरिया, ठीक है, ये लैंड गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, तो अब मान लो वहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक। तो अब क्या हो सकता है कि हाँ, तो गवर्नमेंट मान लो इनके साथ ये बोलो कि भैया एक काम करो कि ये सब एरिया को आप ही मैनेज करो, हम पर्टिकुलर फंड वन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो लोकल कम्युनिटी वहाँ पे मैनेज करेगा किसको, लेकिन लैंड किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए। जबकि कम्युनिटी रिजर्व में क्या होता है, लैंड गवर्नमेंट का नहीं होता, किसी कम्युनिटी के अंदर में आता है, प्राइवेट के अंदर में आता है। डिफरेंस दोनों में यही है मेनली, क्लियर है। हेलो, हाँ। Conservation reserve, state government after consultation with the local community declare any area owned by the government as conservation reserve, ठीक। State government may notify any community land, state government may notify any community land or private land as a community reserve। जबकि कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट लैंड को ही कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग,
लेकिन कम्युनिटी रिजर्व क्या है, वो आपका कम्युनिटी लैंड भी हो सकता है, प्राइवेट लैंड भी हो सकता है, ठीक है। अब नो चेंज इन लैंड यूज पैटर्न शैल बी मेड विद इन द कम्युनिटी रिजर्व एक्सेप्ट इन द अकॉर्डिंग विद द रेजोल्यूशन पास बाय द मैनेजमेंट कमेटी। देखो अब क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व जो होता है, जैसे मान लिया जाए ये एरिया ऑलरेडी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका जो लैंड यूज पैटर्न है, जैसे खेती हो गया या फॉरेस्ट इसके ऊपर, ठीक। तो वो क्या होता है कि जे का त्यों ही रहेगा, मतलब सेम टू सेम रहेगा टिल जब तक कि उसका मतलब क्या कहते हैं ये मैनेजमेंट कमेटी जो है ना, वो पास ना करे उसका मतलब एक टाइप से उसका यूज करने का पैटर्न का प्रपोजल को, ठीक है। मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया कंप्राइज और ये क्या होता है, मैनेजमेंट अथॉरिटी ना पास करे मतलब। ये देखो एक्सेप्ट इन द, जैसे मान लिया जाए ये लैंड है, ठीक ना, इसका कम्युनिटी रिजर्व के अंदर आ गया, ठीक। ठीक है। अब मान लो इसका इसके अंदर कुछ चेंजेस लाना, लाइक यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया को तुमको बढ़ाना है या फिर एग्रीकल्चर लैंड को घटाना है, इस टाइप से। तो इस टाइप का जो प्रपोजल होता है ना, तो वो क्या होता है, अल्टीमेटली भेजा जाएगा मैनेजमेंट कमेटी के पास, फिर वो लोग मैनेजमेंट कमेटी वो अप्रूव करेगा, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, उसके बाद उस एरिया को आपका जो लैंड यूज पैटर्न होता है उसको आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है? कोई भी चीज हाँ या कोई भी हाँ प्लान दिया जाता है तो हमें अप्रूवल चाहिए होगा हाँ, ना। सही बात है। अब देखो ये तो लैंड का बारे में बात कर लिया, अब मान लो कि ओशियन का जो होता है या फिर जो रिवर होता है या फिर वाटर बॉडी होता है, उसके लिए भी तो हमको प्रोटेक्टेड एरिया चाहिए ना। तो उसका क्या है कि मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया कंप्राइज ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिजाइन एंड, मतलब क्या है कि 1972 के एक्ट के अंदर ही मेरा मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया भी आता है। 1972 के एक्ट के अंदर मेरा क्या क्या आता है, नेशनल पार्क आएगा मेरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेरा मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। और एक एक्वाटिक वाला जो होता है हाँ ना। हाँ हाँ। अब क्या देखो यूएन जनरल असेंबली क्या 2010-2020 को जो पूरा डिकेड था, 10 साल का पीरियड था, इसको उन्होंने मतलब क्या डिक्लेयर किया है कि डिकेड फॉर डेजर्ट एंड फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, मतलब क्या डेजर्टिफिकेशन से फाइट करने के लिए टोटल ये लास्ट डिकेड हम लोग का डेडिकेट किया था यूएन ने। क्लियर है? सर्टिफिकेशन मतलब होता क्या है, मतलब पूरा फाइट मतलब वो क्या होता है। डेजर्टिफिकेशन मतलब ये होता है नॉर्मल लैंड धीरे धीरे क्या होता है डेजर्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। कैसे होता है, अगर मान लो कोई हरा भरा ग्राउंड है, ठीक ना, सिंपल सा बात है, उसने मिट्टी को मतलब घास ने मिट्टी को पकड़ के रखा है, बट एक बार अगर वो घास चला गया, ठीक है, चाहे वो ओवर ग्रेजिंग के कारण हो चाहे किसी भी एक्टिविटी के कारण हो, अगर घास चला गया तो क्या होगा, हाँ, ये मिट्टी होता जो है होता ना है, उसके कारण। हाँ मिट्टी जो होता है मेरा, मिट्टी जो होता है अब क्या होता है उसके पास तो जकड़ने उसको पकड़ने वाला कोई है नहीं, घास का रूट, तो घास तो अब चला गया है, ठीक है। अब घास जब चला गया है तो सिंपल सा बात है मिट्टी लूज हो गया, तो अब क्या होगा वहां पे, अगर मान लो बारिश होता है या फिर हवा चलता है तो क्या होता है मिट्टी विद द टाइम क्या होगा, बहुत ही भरभरा टाइप का हो जाएगा, मतलब पाउडर टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उड़ना हवा में, मतलब एक तरह से विंड उसको मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो इरोजन उसका हो जाएगा एरिया का, अल्टीमेटली क्या होगा वो एरिया डेजर्ट टाइप का हो जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, अब एक ट्राइब का नाम है गोंड, गोंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, गोंड ट्राइब है जो सेंट्रल इंडिया में है ना आपका, वो प्रोहिबिट द कटिंग ऑफ अ ट्री बट अलाउ फॉरेन पार्ट टू बी यूज्ड, ठीक है। अब मेनली क्या है कि जो गोंड जो ट्राइबल ग्रुप है हमारा, वो क्या होता है उनके कल्चर के अंदर क्या है, किसी भी ट्री को काटना बैन है, ठीक है। कौन जो होता है वो प्रोहिबिट करते हैं कटिंग ऑफ ट्री बट अलाउ फॉलन पार्ट टू बी हाँ यूज्ड। मतलब ये फॉलन उनका पार्ट क्या उनका है। कल्चर ये है कि जैसे पेड़ से कोई टुकड़ा, अगर मान लो लकड़ी एग्जाम्पल, ठीक ना, तो उनका गिरा हुआ पेड़ को काट के लकड़ी नहीं लेना है, हाँ, लेकिन लकड़ी जो ऑटोमेटिक टूट के गिरा है उसका यूज वो लोग करेगा, ठीक है। को काटना नहीं है, पेड़ काटना उनके कल्चर के अंदर प्रोहिबिटेड, बंद मतलब बैन है, प्रोहिबिटेड। लकड़ी उकड़ी रहेगा वो ले सकते हाँ हैं। गिरा हुआ पार्ट को ले सकता है, चाहे वो फल हुआ फूल हुआ, उसे गिरा हुआ पार्ट को ले सकता है, ठीक है। एक अगर नेशनल पार्क में अगर गिरा हुआ होगा तो वो ले नहीं सकते पाएगा, हैं। नहीं ले सकता वो नेशनल पार्क में, भी तो ले सकते हैं ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले सकता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है क्या, इसलिए यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मेरा क्या, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक। इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम एमिंग टू सेट ए साइंटिफिक बेस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट ग्लोबली, ठीक है। तो मतलब क्या यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसके के अंदर क्या है कि लोगों और उनके एनवायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप अच्छा रखा जा सके, उस पर इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। उस प्रोग्राम का नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया है। मैं रिलाई ऑन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो मेनली क्या काम करता है, किसी भी कंट्री के अंदर आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व जो उस एरिया को डेजिग्नेट करता है, ठीक है, कि बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रोग्राम के अंदर होता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर कौन डेजिग्नेट करता है, यूनेस्को, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व अब क्या होता है देख लो, बायोस्फीयर रिजर्व का जो टाइटल होता है कौन देता है, यूनेस्को देता है, फॉर नेचुरल एरिया के लिए देता है, ठीक है। साइट्स एस्टेब्लिश्ड बाय कंट्री एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्को मैन एंड इतना प्रोग्राम, जैसे इंडिया में देखा ना 38 है हमारा। इसके जो है रिसर्च है ये
पाए जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये इंडिया में हर जगह, हर ओवरऑल इंडिया में हर जगह पाए जाते हैं ये। हाँ भैया। बायोस्फीयर रिजर्व तो ओनली हमारे पास 13 ही है ना इंडिया में? नहीं भैया, क्या बात कर? नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व टोटल इंडिया में हमारा है अभी एट द प्रेजेंट हमारे पास है। हाँ 18 है अभी, 18 है हमारे पास। 18 या 13? 18 है भैया, 18 है। अच्छा बताता क्या है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास है, ठीक है, लेकिन जो यूनेस्को का जो मैन MAB प्रोग्राम है ना हमारा, उसके अंदर रिकॉग्नाइज 13 है हमारा। 13 है और 18 क्या है? 18 टोटल हमारा बायोस्फीयर रिजर्व कंट्री में 18 है, ठीक है, लेकिन रिकॉग्नाइज शायद 11 या 13 है। तो 13 ही हुआ ना डायरेक्टली, हम क्या कहेंगे? देखो मैं जैसे वेटलैंड में हमने क्या बताया, वेटलैंड हमारे कंट्री बहुत सारा है, लेकिन अल्टीमेटली जो मॉटेक्स वो रिकॉर्ड था उसके अंदर से 2 ही है ना इम्पोर्टेंट वाला, जो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है मेरा, ठीक है। उस तरह यहाँ पर भी है कि बायोस्फीयर रिजर्व तो हमारे कंट्री में 18 है रिकॉग्नाइज, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने किया हुआ, लेकिन उसको यूनेस्को ने उसमें से सिर्फ 13 या 11 या 13 एग्जैक्ट नंबर भी नहीं पता, लेकिन जो भी 11 या 13 जो है, हाँ 13 है, ठीक ना। 13 जो है 13 को अपने लिस्ट में या फिर इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट मान के उसको MBA प्रोग्राम के अंदर उसने MAB प्रोग्राम के अंदर रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। ओके, समझ गया। एक सेकंड भैया। ठीक है चलो फिर ये अब जो मैं बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको हम लोग क्या होता है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब जो एरिया हो गया, एक क्या होता है मैं कोर जोन, मतलब क्या बीच का जो एरिया हुआ मेन वो मेरा कोर जोन हो गया, ठीक है। उसके आसपास का जो एरिया होता है वो मेरा कहलाता है बफर जोन, ठीक। और बफर जोन के पास बाद का जो एरिया होता है मेरा होता है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसको मिलेगा, कोर जोन को मिलेगा, उससे थोड़ा कम बफर जोन को, उससे थोड़ा कम ट्रांजिशन जोन को, ठीक। तो कोर जोन केप्ट एब्सोल्युटली अनडिस्टर्ब्ड, तो कोर जोन जो होता है वो एब्सोल्युटली अनडिस्टर्ब्ड होता है, ठीक है, वहां पे मतलब कुछ भी अलाउ नहीं है। बफर जोन सराउंडेड कोर जोन, तो बफर जोन जो होता है कोर जोन के आसपास का एरिया को कहते हैं, ठीक। ट्रांजेक्शन जोन इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, ट्रांजेक्शन जोन सबसे बाहर का पार्ट होता है, वहां पे क्या होता है सेटलमेंट होता है आपका, सेटलमेंट होता है। ट्रांजेक्शन जोन जो होता है आपका सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसमें सेटलमेंट्स हो गया, आपका क्रॉप हो गया, उगाना, मैनेज फॉरेस्ट हो गया, ये सब अलाउ होता है वहां पे ट्रांजेक्शन जोन में। एग्जिस्टिंग लीगली प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक, जैसे एग्जाम्पल नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया में बिकम पार्ट ऑफ BR बायोस्फीयर रिजर्व विदाउट एनी चेंज इन देयर लीगल स्टेटस। मतलब क्या, देखो इसके लिए कोई अलग से लिस्ट या एक्ट नहीं बनाना पड़ता है। तो मतलब जैसा हमारा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, या फिर कोई भी लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है, वो बिना अपना नेचर क्या मतलब अपना लीगल स्टेटस में चेंज किए इसका पार्ट बन सकता है। मतलब ये एक हमारा नेशनल पार्क है, ठीक ना, वो सेम टाइम नेशनल पार्क भी हो सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है, क्लियर है, या बहुत सारा नेशनल पार्क मिलके भी आ सकता है, ठीक है। हाँ अब देखो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है मेरा, हाँ तो हमने देख लिया क्या कि हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है कौन देता है, हमारा यूनेस्को उसको फाइनलाइज करता है, ठीक है, मेंटेन ये करता है। एक स्टेट क्या जैसे इंडिया हो गया, इंडिया ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने कल को एक मेरा साइट है, ठीक है, मान लो एक्स साइट से मेरा, ठीक है, एक कोई जगह है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि भैया यूनेस्को लिस्ट में इसका नाम ये ऐड हो जाए, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नॉमिनेट करेगा, ठीक है, यूनेस्को के पास भेजेगा। यूनेस्को क्या करेगा, उसका एक 10 पॉइंट क्राइटेरिया है, ठीक ना। तो अगर मान लो एक्स प्लेस जो इंडियन गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, अगर उस 10 में से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर नाम उसका आ जाएगा, ठीक है। अब नाम जोड़ने का फायदा क्या होता है कि यूनेस्को जो है उस साइट्स को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए फंड प्रोवाइड करवाया, क्लियर है। अब प्रोजेक्ट आप देखते हैं अगला पॉइंट क्या मेरा, प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या कि मेरा स्कीम जो होता है 2 टाइप का होता है, एक क्या होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, एक मेरा क्या होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो मेरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसका जो फंडिंग होता है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। और जो सेंटर आपका जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसमें क्या होता है सेंटर भी फंड करता है और प्लस स्टेट भी फंड करता है, ठीक है। अब कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो डिपेंड करता है, स्टेट मेरा जनरल स्टेट है या स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। अगर जनरल कैटेगरी का स्टेट रहेगा तो मेरा वो जो शेयरिंग होगा वो 60-40 होगा, 60% सेंटर 40% स्टेट, ठीक है। और अगर स्पेशल कैटेगरी का स्टेट रहेगा, टोटल शायद 11 है अभी ये, तो हाँ जो भी स्पेशल कैटेगरी का अगर स्टेट रहेगा मेरा, तो वहाँ पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और 10% मेरा
स्टेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सब स्टेट लोग बोलते था भैया मेरे को स्पेशल कैटेगरी का वो मतलब दर्जा दो। जैसे बिहार का भी डिमांड था कि मेरे को मतलब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ठीक है। आपका आंध्र प्रदेश का भी डिमांड था, इससे कि उसको कंट्रीब्यूट कम करना पड़े। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है हमारा, हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है मेरा, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, मतलब क्या इसको, इसका जो फंड होता है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है फंड इसके अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वाज लॉन्च इन 1973। कब लॉन्च हुआ, 1973 में, आफ्टर पासिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में बना है, ठीक है, 2006 में बना है। Alteration in the boundary of the tiger reserve shall be made on the recommendation of the National Tiger Conservation Authority and approval of National Board of Wildlife। मतलब क्या, या मान लो ये टाइगर रिजर्व है, ठीक ना, इसका आपको बाउंड्री को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो इसके लिए क्या है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा किससे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से, और उसके बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसका की चेयरमैन होता है हमारे पीएम। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। No state government shall denotify tiger reserve except in public interest with the approval of the National Tiger Conservation Authority and approval of the ITNA। मतलब क्या, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने मर्जी से किसी भी टाइगर रिजर्व को डीनोटिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट में। अगर वो मान ऐसे तो डीनोटिफाई नहीं कर सकता, मतलब लिस्ट से हटा नहीं सकता उस साइट्स को एज अ टाइगर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया से, लेकिन मान लो उसको हटाना है बिकॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको नेशनल टाइगर रिजर्व, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ेगा और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो मेरा आया 1972 के एक्ट के अंदर आया मेरा, ठीक है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मेरा कब आया था, 2006 में आया था। क्लियर है, टाइगर सेंसस मॉनिटरिंग एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन एवरी, हर 4 साल में हमारा क्या होता है कि टाइगर का सेंसस होता है। कैसे होता है मेरा, एम स्ट्रिप होता है, एम स्ट्रिप एक मेथड होता है, और उसके अलावा दूसरा मेथड होता है पग मार्क मेरा। टाइगर रेंज कंट्रीज मेरा कौन कौन सा है जहाँ पर टाइगर पाया जाता है, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, कंबोडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, लाओ हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, रशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है। राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च प्रोजेक्ट लेपर्ड। एलिफेंट जो इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है। क्लियर है, अब एक क्या है कि मेरा मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका नाम है माइक, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम बाय स्कॉप रिजोल्यूशन ऑफ साइट्स। साइट हमारा देखेंगे आगे में, वैसे हम लोग खाली ये क्या इंटरनेशनल हमारा इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल बॉडी है जो कि आपका कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके प्रोग्राम को साइन किया था। अब हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट जब भी एक कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम को साइन करता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने कंट्री के अंदर कोई प्रोग्राम चलाता है या फिर कोई एक्ट बनाता है, ठीक है। तो उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो साइट्स के अंदर जो कॉप हुआ था, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ था, मीटिंग जो हुआ था उन लोग का, उसके अंदर डिसाइड हुआ था कि एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो फिर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर माइक का प्रोग्राम चलाया। हाथी मेरे साथी कैंपेन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन राइनो विजन 2020 by Department of Environment and supported by Wildlife Trust, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, ठीक है। तो क्या है कि हाथी मेरे साथी कैंपेन को किसने सपोर्ट किया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया, और इंडिया राइनो विजन 2020 है, ये इसको किसने सपोर्ट किया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने किया, ठीक है। एक मैं दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, इसको किसने लॉन्च किया है, नेचुरल सब आता है, हिमालय रीजन को सिक्योर करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इससे क्या क्या होगा, कंजर्व स्नो लेपर्ड बाय प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट एंड इंप्रूव द इकोलॉजिकल ऑफ हिमालयन रेंजेस एंड लाइफ ऑफ द माउंटेन कम्युनिटीज। कवर कौन कौन सा एरिया कवर होगा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड, सॉरी आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है। क्लियर है, अब इंडियन गवर्नमेंट क्या होता है, इंडिया के अंदर सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, किसके कोलैबोरेशन के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। कश्मीर स्टेज also called hangul is a subspecies of Central Asian red deer, state animal of Jammu and Kashmir। अब कैपेटिव ब्रीडिंग क्या होता है, देखो बहुत सारा क्या होता है, एनिमल का पॉपुलेशन इतना कम होता है या फिर वो नेचुरल एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा मतलब वो इन डेंजर में होता है कि उसका नेचुरल पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो नेचुरली वो एक्सटेंड भी कर सकता है। इसलिए क्या होता है, उसका जो प्रोडक्शन है या फिर
उसका जो ब्रीडिंग होता है या फिर रिप्रोडक्शन जो होता है उसको क्या होता है पर्टिकुलरली लैब कंट्रोल इन्वायरमेंट में करवाया जाता है, ठीक है। कैप्टिव ब्रीडिंग, वाइल्ड स्पीसीज आर कैप्चर्ड देन ब्रीड एंड रेज्ड इन अ स्पेशल फैसिलिटी। क्लियर? डॉल्फिन फाउंड इन सी, डॉल्फिन जो होता है सी में मिलता है हमारा, बैकिश वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर, मतलब तीनों जगह पर डॉल्फिन हमारा मिलता है, ठीक है। सी में भी मिलता है हमारा, बैकिश वाटर में भी मिलता है, मतलब लगून में भी मिलता है और फ्रेश वाटर में भी मिलता है। इरावदी डॉल्फिन फाउंड इन बैकिश वाटर इन उड़ीसा, उड़ीसा में जो हमारा लगून है चिल्का लेक, वहां पर हमारा क्या मिलता है, इरावदी डॉल्फिन मिलता है, जो कि हमारा मलेशिया क्या होता है म्यांमार साइड से आता है, क्योंकि इरावदी रिवर वहीं पर है मेरा। गैंगटिक डॉल्फिन कहाँ कहाँ मिलता है हमको, इंडस डॉल्फिन और फ्रेश वाटर डॉल्फिन। तो गैंगटिक डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन जो मेरा कहाँ पे मिलते हैं मेरा, वो मेरा क्या है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। आज वही मेरा जो इरावदी डॉल्फिन है वो क्या है मेरा, सी हमारा या फिर डॉल्फिन है हमारा। गंगा रिवर डॉल्फिन एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल मेरा, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क स्वान, इंडिया ने ये चीज को ज्वाइन किया, इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया मेरा, टू कंट्रोल द ट्रांसबाउंड्री वाइल्ड लाइफ क्राइम। जब का एक कंट्री दूसरे कंट्री में जो वाइल्ड लाइफ तस्करी होता है उसको रोकने के लिए इंडिया ने ज्वाइन किया ये ग्रुप। तो ये क्या है, रीजनल नेटवर्क है जिसके अंदर 8 कंट्री है। कौन कौन सा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। पता क्या, जो सार्क का मेंबर है ना, तो अल्टीमेटली बोल सकते सार्क के मेंबर ने आपस में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था हमारा, ठीक है, ये स्वान वाला, जिसके अंदर क्या था मेनली, जो एक दूसरे कंट्री के अंदर जो इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को लेकर, उसको रोक लगाया जा सके। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज एन एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि नियर द अर्थ सरफेस, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा है कि ऑन एन एवरेज जो होता है हमारा जो अर्थ है अपना, जो उसका 15 डिग्री सेल्सियस जो उसका एवरेज टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, ठीक है, उसको मेंटेन रखता है अर्थ अपना। लेकिन क्योंकि ये जो 15 डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं कि सब जगह इक्वल है हमारा, ठीक है, तो हमारा 4 लेयर ऑफ एटमोस्फेयर होता है, हमारा 4 लेयर, कौन कौन, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ठीक है, उसका मेसोस्फेयर हो गया, एक्सोस्फेयर हो गया, ये सब, ठीक, आयोस्फेयर हो गया। इसमें क्या होता है कि हमने क्या देखा, 99% जो मेरा एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी होता है मेरा कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर में ही होता है, ठीक है। तो मतलब क्या कि ट्रोपोस्फेयर में या फिर जो लोअर अर्थ सरफेस के पास जो हमारा एरिया है वहां पे इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर जो होता है वो मेरा कहलाता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे हमने एक और चीज देखा था ना कि ये रहा मेरा जो लेयर होता है उसमें क्या होता है कि अपना ये रहा लेयर, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हाइट हो गया, ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया। तब जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा आपका टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा ना भैया, हाइट है आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। दूसरा लेयर जो होगा वहां पे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, इस टाइप का। लैप्स रेट क्या होता है मेरा, कि कितना ऊपर जाने पे मेरा टेम्परेचर कमेगा, तो 165 मीटर जाने पे क्या होता है, ऊपर मेरा 1 डिग्री कम जाता है। हाँ, तो हाँ, ग्लोबल वार्मिंग इज एन एवरेज इंक्रीज, एक सेकेंड, हाँ, global warming is an average increase in the temperature of the atmosphere near the Earth's surface and in the troposphere, which can contribute to changes in the global climate pattern. ठीक है, average temperature of the Earth's surface is 15 डिग्री सेल्सियस। ट्री रिंग जो होता है, ट्री का जो काटने पर तो बीच में जिसका मिलता है छल्ला टाइप का वो, तो ट्री रिंग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंटल एविडेंट, ठीक, इन्वायरमेंटल इवेंट्स क्या हुआ था उसके बारे में बताता है, लाइक कब सूखा पड़ा था, कब वॉल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा, कब ज्यादा वो हुआ था, ठीक है। So about 30% of the sun's energy is reflected directly back to the space by the atmosphere, cloud, and surface of the earth. हाँ हाँ, वो तो नॉर्मल सा तो सबको पता है। उसके अलावा क्या होता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बताता है, इवेंट्स बताता है हम लोग को। तो क्या होता है, अर्थ का, सन का जितना लाइट यहाँ पे आता है, एनर्जी अर्थ के पास आता है, उसमें से 30% तो ग्राउंड पे पड़ने से पहले वो रिफ्लेक्ट कर देता है एटमोस्फेयर के द्वारा, क्लाउड के द्वारा, सरफेस के द्वारा, ठीक है। जो रेस्ट हमारा 70% बचता है, द रेस्ट ऑफ द सन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब इनटू द अर्थ सिस्टम। तो बाकी जो बचता अर्थ सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है। अर्थ एमिटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, क्लियर है, एट वेवलेंथ लॉन्गर देन द इनकमिंग सोलर रेज। मतलब क्या अर्थ जो होता है वो क्या होता है कि आपका शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, जो आपका सन से क्या होता है कि शॉर्टर वेवलेंथ आता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, ठीक, अर्थ रिफ्लेक्ट क्या करता है, लॉन्गर वाला, क्लियर है, जिसको ट्रैप कर लेता है ये, और फिर हमारा ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है।
वाटर वेपर जो होता है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मतलब सबसे बड़ा, सबसे, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, तो लोग जनरली कंफ्यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड मान लेते हैं, लेकिन वाटर वेपर जो है मेरा बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ, ये सारा ऑप्शन रहेगा तो वाटर वेपर में हाँ वाटर वेपर सबसे ज्यादा, वाटर देखो वाटर वेपर क्या है ना कि क्वांटिटी में सबसे ज्यादा वाटर वेपर, लेकिन क्या, क्योंकि वाटर वेपर जो लाइफ उसका होता है बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, बाकी कंपेयर में, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है आपको करता है वाटर वेपर ही करता है, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। वेटलैंड आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन फ्रॉम द बैक्टीरिया दैट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने ऑलरेडी देख चुका है ये चीज, ठीक है। वेटलैंड क्या होता है कि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के कमी में वो लोग वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिससे कि हमारा अल्टीमेटली मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन। क्लियर है? एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा प्राइमरी सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन है। यहाँ तक कि जो गोबर होता है उसमें 95% आपका मीथेन ही होता है गोबर में, तो कहीं ना कहीं गाय का जो गोबर और यूरिन है ना, वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ये एक एडिटोरियल में आया था। और क्या होता है मेनली आपका, अब देखो नेचुरल ग्रोथ तो प्रॉब्लम नहीं करता है, नेचुरल ग्रोथ होता है, लेकिन हाँ वो देखो, हाँ उससे भी होता है। दूसरा बात क्या है कि देखो जानवरों का नेचुरल ग्रोथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, कोई नेचुरल होते रहता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन क्या होता है कि जब ह्यूमंस उसको आर्टिफिशियली आपका कंट्रोल करता है, पॉपुलेशन आर्टिफिशियल पॉपुलेशन इंक्रीज करता है उस का, तो क्या होता है पॉपुलेशन, जैसे गाय वाय का जैसे एग्जांपल हुआ कि और भी जानवर से उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली उनका गोबर ज्यादा होगा, गोबर ज्यादा होगा तो वहां से मीथेन रिलीज ज्यादा होगा, ज्यादा मीथेन रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो इवन काउ कंट्रीब्यूट इन द ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? तो मीथेन इज जनरेटेड इन लैंडफिल एज वेस्ट एंड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, वहां से भी होता है। तो fluorinated gas are removed from the atmosphere only when they are destroyed by the sunlight as far as the upper atmosphere। ठीक है, फ्लोरिनेटेड गैस जो होता है मेरा, वो क्या होता है कि वो भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस को, मतलब ग्रीन हाउस गैस कहलाता है, और वो जो होता है मेरा सनलाइट की प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जाता है मेरा अपर एटमोसफेयर में, लोअर एटमोसफेयर में नहीं। लोअर एटमोसफेयर में एज अ पॉल्यूटेंट वो काम करता है। फ्लोरिनेटेड गैसेस आर द लॉन्गेस्ट लास्टिंग टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। सबसे ज्यादा जो लाइफ लाइन होता है मेरा क्या होता है, ग्लोबल ऐसा गैस जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है हमारा, फिर ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करता है, या फिर जिसका हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो गैस होता है मेरा क्या होता है, फ्लोरिनेटेड कार्बन, फ्लोरिनेटेड हो गया मेरा, उसका लाइफ स्टाइल सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? एक फिर मेरा पॉल्यूटेंट आता है क्या, ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन सॉइल पार्टिकल ऑफ एरोसोल, मतलब एक टाइप से जो जलाने के बाद जो सॉइल पार्टिकल बचता है वो हमारा कंट्रीब्यूट टू वार्मिंग ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर को वार्म करता है। ये कैसे करता है, उसका ये जो उड़ के क्या होता है आइस वगैरह के ऊपर जाके एक टाइप से बैठ जमा हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है आइस का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो कॉमनली नॉन एज सूट, इसको सूट कहते हैं हम लोग ब्लैक कार्बन को। प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन, जैसा मैंने बताया इनकम्प्लीट कंबशन से होता है। कंसिस्टिंग ऑफ प्योर कार्बन, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या मिलते हैं, प्योर कार्बन मिलता है। स्टे इन एटमोस्फेयर ओनली फॉर सेवरल डेज टू वीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ कुछ दिनों तक ही ये रहता है, क्योंकि बारिश वगैरह होगा या फिर धूल मिट्टी होगा, जैसे पानी कांटेक्ट में आएगा फिर वो ग्राउंड पे जमा हो जाएगा टाइप से। एरोसेल कैन डिफ्लेक्ट सन्स एनर्जी, क्योंकि क्या होता है कि अगर एटमोस्फेयर में एरोसेल हो गया तो क्या होगा, एक तरह से एटमोस्फेयर को उसने ब्लॉक कर दिया, तो बाहर से सन का एनर्जी आ नहीं पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं एरोसोल अगर एटमोस्फेयर में हमारा जाता है तो उसका मतलब कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि सनलाइट को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है। Aerosol can deflect sun energy and impact the formation and lifetime of cloud। ठीक है, एरोसोल क्लाउड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है मेरा, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन के लिए हमने क्या देखा था कि वाटर वेपर जैसे ऊपर जाता है तो उसको कोई एक पार्टिकल चाहिए वहां, ठीक है, कोई एक पार्टिकल चाहिए जिसके आसपास वो एक्यूमुलेट कर सके खुद को। क्लियर है? डस्ट पार्टिकल्स वहां पे, तो एरोसोल भी एक टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ही हेल्प करता है, और ये हमारा क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारा। एरोसोल हैव आर अ नेगेटिव फोर्सिंग, दैट इज दे हैव अ कूलिंग इफेक्ट। क्लियर है? इसलिए इसको नेगेटिव फोर्सिंग कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को गिरा देता है। क्लियर है क्यों गिराता है, लॉजिक समझ में आया? अब देख, ब्लॉक कर देता, हाँ ब्लॉक कर देता है इसीलिए। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉर अ गैस इज अ मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी दैट अ गैस एब्जॉर्ब ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या, ग्लोबल किसी भी गैस का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कितना गैस को, मतलब कितना गैस को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इसको हम लोग अब किसी का पोटेंशियल अगर कंपेयर करना है तो मेरे को भैया कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रेफरेंस पॉइंट लिया। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में
बाकी जो गैसेज होता है वो कितना टाइम तक आपका एब्जॉर्ब करके रख सकता है, मतलब गैस अपना वो ग्लोबल पोटेंशियल गैस को। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा किसका है, मीथेन का ज्यादा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मान लो 0 है तो मीथेन का हो गया, तो उससे ज्यादा पोटेंशियल किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जितना दिन रहेगा उससे कंपेयर मीथेन ज्यादा दिन तक रहेगा एटमोसफेयर में, ठीक है। मीथेन के कंपेयर में नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा दिन तक रहेगा एटमोसफेयर में। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपेयर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ज्यादा दिन तक रहेगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के कंपेयर में ज्यादा दिन तक रहेगा पर फ्लोरोकार्बन। फिर सबसे ज्यादा टाइम तक जो रहता है वो रहता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्लियर है। अब ये देखो सोलर फॉरेस्ट, सोलर फॉरेस्ट क्या होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट है। मैंने क्या बताया, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर माउंटेन है उसके आसपास मिलेगा, ऊपर मिलेगा, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जहाँ पे उसको कम टेम्परेचर मिलता हो। तो ये कहाँ पे मिलता है, सोलर फॉरेस्ट घाट में, माउंटेन के अपर साइड में। क्योंकि माउंटेन में क्या होता है, हमारा सभी टाइप का हमारा फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। मतलब हमारा एवरग्रीन हो गया या फिर रेन फॉरेस्ट से लेकर ऊपर माउंटेन फॉरेस्ट तक मिलता है, ठीक है। तो ये सोलर फॉरेस्ट का एक तरह से टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ मिलता है हम लोग को, वेस्टर्न घाट में मिलता है। एवरग्रीन इकोसिस्टम फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड, जो मैंने बताया कि एवरग्रीन कहाँ मिलेगा, हाई एल्टीट्यूड में मिलेगा। रीजन डिस्ट्रीब्यूटेड इन नीलगिरी एंड पालनी हिल इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो सोलर फॉरेस्ट में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, नीलगिरी के पास है, पालनी हिल के पास है। एक और इन्फॉर्मेशन क्या, नीलगिरी और पालनी हिल कहाँ पे है, तमिलनाडु में। क्लियर। दूसरा सोलर फॉरेस्ट जो होता है उसका रीच कहाँ कहाँ तक है, मेरा तमिलनाडु होगा, केरला होगा, कर्नाटका। क्लियर है। ओशियन का जो करंटली आपका पीएच वैल्यू है 8 है, मतलब क्या, कहीं ना कहीं ओशियन जो है बेसिक है। क्लियर है। क्लियर है बेसिक। अब पता कैसे चले, नॉर्मल तरीका क्या है कि बेसिक क्या होता है, साबुन वगैरह कहीं मान लो बॉडी में कहीं कटवट गया है, साबुन लगाना उसमें तो कितना जलेगा। तो ओशियन का भी जलता है हमारा, वाटर अगर लगता है तो बॉडी में। तो सी वाटर एब्जॉर्ब CO2 टू प्रोड्यूस। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना, तो यहाँ तक आज खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ 2 ही पेज होता है, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा मेरा इकोनॉमिक्स। टाटा बाय बाय।